हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज फिर हाजिर हैं आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर प्रॉपर्टी बाजार की क्या है ताज़ा हाल, और सबसे ऊपर होंगे आपके सवाल, और उनका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं JLL के इंडिया हेड मिड मार्केट्स मोहम्मद असलम साहब और हमारे प्रॉपर्टी गुरु। सर बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए असलम साहब के साथ ढेर सारी बातें करेंगे आज। ढेर सारे कॉलर्स होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शॉर्ट सा सिनॉप्सिस उनसे ले लेते हैं प्रॉपर्टी बाजार का। सर इस वक्त क्या हाल है? हम चुनावों के बिल्कुल बीचों बीच है, प्रॉपर्टी बाजार में क्या चल रहा है? देखिए, मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा चल रहा है इस टाइम। ओके। मतलब इतने दिनों के बाद थोड़ा सा पॉजिटिविटी है मार्केट में। ओके। क्योंकि अभी जैसे साल की शुरू से और बजट के आने के बाद GST वगैरह में बदलाव किए गए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए थोड़े जो उनके पैरामीटर्स थे वो चेंज किए गए। फिर इसके अलावा जो अभी हमको रिपोर्ट्स मिल रही हैं डेवलपर्स के यहाँ, जहाँ पे जैसे लॉन्चेस हो रहे हैं, वहाँ तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और जो पुराने डेवलपर्स हैं या पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनके, तो उस पर भी अच्छा फुटफॉल शुरू हो गया है, वॉक-इन्स हो रहे हैं। ओके। सो ओवरऑल बैंक्स भी काफ़ी मतलब लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग आएँ और होम लोन्स लें। तो ओवरऑल अगर प्रॉपर्टी मार्केट और उस पर रेसिडेंशियल की बात करें तो बहुत अच्छा चल रहा है। Okay. अभी कमर्शियल में भी आपने देखा कि रीट का आगाज़ हो गया है। Right. तो उसके आने से भी थोड़े लोग एक्साइटेड हैं कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। मुझे लगता है कि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल या ये चुनाव की गहमा गहमी है, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है या लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट वो रीट एक अच्छा कदम हो गया है एक इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के लिए, जो आने वाले महीनों में हम लोगों को दिखेगा उसका असर। जब दूसरे भी प्लेयर्स इसमें एंटर करेंगे तो उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी शुरुआत हुई है इस साल की। Okay. और आगे भी होपफुली अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं और जो भी रिजल्ट आए, मुझे लगता है कि उसकी पॉलिसीज या ओवरऑल सेंटीमेंट्स के लिए अच्छा रहना चाहिए। तो मुझे लगता है ये साल अच्छा होना चाहिए हमारे लिए। तो रियल एस्टेट के अच्छे दिन आ चले हैं कुल मिला के, ये असलम साहब कह रहे हैं, तो अच्छी बात है। लोग घर खरीदने के लिए निकल रहे हैं, उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं, अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए हम भी इसी बात से आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मोहित अग्रवाल हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए, फोन लाइन पर हैं। मोहित जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछेंगे आप? हाँ सर, धन्यवाद सर मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 8 साल पहले एक बिल्डर फ्लैट खरीदा था इंदिरापुरम में। ओके। शक्तिगंज 4 में। अराउंड द कीमत थी इसकी 40 लाख। ओके। और अभी इसका 50 लाख के अराउंड मिल रहा है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ इसको कन्वर्ट करके कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिला है। तो मैंने वहाँ नोएडा में कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी सिलेक्ट की थी। एक कोरंथम है सेक्टर 62 में। ओके। एंड एक प्रॉपर्टी है इंडिया बुल्स 109 द्वारका एक्सप्रेस पर NCR रीजन में, और एक गैलेक्सी का है। बट मैंने इंटरनेट पे कुछ फीडबैक्स पढ़े थे, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी फीडबैक्स आर नॉट वेरी वेरी गुड। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कमर्शियल, मुझे इसको बेच के कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, या यमुना एक्सप्रेसवे पर मुझे एक 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट भी मिल रहा है अथॉरिटी का, मुझे उसको लेना चाहिए। राइट। चलिए, तो NCR का पूरा मामला है, वहाँ का मार्केट भी इन दिनों करवट ले रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको, कमर्शियल प्लॉट या फिर क्या? असलम साहब इनके लिए क्या बेहतर रहेगा? आई थिंक पहला तो इनका डिसीजन अच्छा है कि वो इंदिरापुरम में जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो आई थिंक इतने साल के बाद उनको अगर वो 10 लाख का ही उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है, जो मैं कहूँगा जितना टाइम उन्होंने लगाया उसके हिसाब से तो ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, डिसीजन ठीक है कि वहाँ अगर आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं हो रही है और इतने साल होने के बाद वो पुरानी भी हो गई, तो अब उसके प्राइस जो आपको मिल रहा है ये एक अच्छा प्राइस है इंदिरापुरम के हिसाब से। सेकेंडली इनका क्वेश्चन जो है, जो उन्होंने 3 ऑप्शन बताए हैं, वो 3 ऑप्शन में अपने अपने थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। Okay. जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन जो उन्होंने बोला है इंडिया बुल्स का, वो ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। तो प्रॉब्लम वहाँ है कि वो अभी बना ही नहीं है। तो उसके चलते हुए थोड़ा वहाँ पे जो लोगों का जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है और वहाँ पे लोगों का जो इंटरेस्ट है इतना नहीं है, तो वो एक इशू हो सकता है। जो दूसरे ऑप्शन दिए इन्होंने, कोरंथम और तीसरा वाला, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो सप्लाई है वो काफ़ी है। तो मुझे लगता है कि आप इनके जैसे जो अपने स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनको ना ये बड़ी प्रॉपर्टीज़ में ना जाएं तो अच्छा होता है। क्योंकि अगर आपके पास यही एक रीज़न है या एक यही ऑप्शन है कि आपको ये इन्वेस्ट करना है, तो मुझे लगता है कि इनको दूसरे ऑप्शन देखने चाहिए। तो जैसे किसी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में नीचे जो आपको शॉप्स मिलती हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जल्दी बन जाते हैं और उन लोगों की जो नीचे की रेंटल्स होते हैं वो बहुत जल्दी भरते हैं, उसकी खपत भी बहुत है, और कल अगर आप बेचना चाहें तो वो जल्दी से टर्न अराउंड हो जाते हैं। इसके अलावा आप किसी
मॉल में जो रेडी है उसमें किसी फूड कोर्ट में आप जगह लेते हैं अगर, तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी वो रेंटल्स पे ही मिलते हैं, आउटराइट पे तो मिलता नहीं है वहाँ पे। तो मेरे राय में यही है कि या तो किसी एस्टैब्लिश शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या किसी मार्केट में अगर वो खरीदेंगे तो मुझे लगता है कि एनसीआर में काफ़ी रीजन ऐसे हैं जहाँ पे 50 लाख या थोड़ा सा बजट बढ़ाएंगे तो उनको अच्छी शॉप मिल सकती है। लेकिन अगर फर्स्ट प्रायोरिटी समझे तो मुझे लगता है किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में जो या तो इनिशिएट हुआ है या बन गया है वहाँ पे वो अगर आज बुक करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, क्योंकि आप अभी बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में जस्ट ये आपके जवाब के साथ ही ख्याल आया कि अगर इन्हें कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना है और आपने कहा कि रीट्स का आगाज हो चुका है तो क्या वो एक बेहतरीन ऑप्शन नहीं वो तो बेस्ट है आई थिंक। वही है, मैंने बोला ना कि अभी ये पॉलिटिकल इतना ज़्यादा एक्चुअली देखिए मीडिया ही सब लोगों को समझाता है कि क्या नया आया है तो अभी मीडिया में सिर्फ पॉलिटिक्स चल रहा है तो कुछ और चीज़ों पे बात ही नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि इस पे एक सस्टेनेबल कुछ एफर्ट लगा के अगर लोगों को समझाया जाए तो इस तरह के इन्वेस्टर के लिए इससे अच्छा ऑप्शन नहीं। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं सोच रहा था ये बात आपसे ब्रेक पे करूंगा पर अब मैं ऑन एयर ही कर देता हूँ कि रीट्स पर हम बैठ के किसी दिन आधे एक घंटे का कार्यक्रम करते हैं, दर्शकों को अच्छे से समझाते हैं। वैसे कई मौकों पे हमने समझाया है लेकिन अब जबकि उसका पदार्पण हो चुका है, आगाज हो चुका है, एक बार फिर समझा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको मिनिमम 2 लाख से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो एक अच्छा रिटर्न देगा। बिकॉज क्या है कि अगर हम इसकी बात करें जो अभी आया है एम्बेसी का तो उसमें आपके पास एक प्रोफेशनल लोगों की एक पूरी बैटरी है जो उस चीज़ को मैनेज कर रही है। वो बिल्कुल कोशिश करती है और उन्होंने किया भी, ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनका कि उन्होंने अभी तक जितने भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाए हैं उस पर अच्छा रेंटल्स आया है, अच्छी उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन हुई है। यही 2 चीज़ें रीट में है। तो आई थिंक अगर ये हैं मोहित जी हैं या इनके जैसे जो इन्वेस्टर हैं उनके पास ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि चलिए आप अगर आप इन्हीं के लिए राय लें तो मुझे लगता है कि आपको 1 BHK में 25 लाख तक इन्वेस्ट करना चाहिए या कुछ लोन लेके 2 BHK भी कर सकते हैं और रिमेनिंग 20-25 लाख इनको रीट में लगाना चाहिए। रीट में लगा देने चाहिए और बढ़िया ये रहेगा कि ना दुकान संभालने का झंझट, ना किराए का झंझट, ना मेंटेनेंस का झंझट, बस लगा के निश्चिंत होकर। और इनका जो एक्सपेक्टेशन है 7 से 8% वो उनको एटलीस्ट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा आपने सवाल भी लिया और सबके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर इनके पास 40-50 लाख आए हैं तो 25 लाख में एक 1 BHK या 2 BHK ले लें विद लोन उसी के साथ और रिमेनिंग 25 लाख का वो रीट में लगा दें तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रिटर्न्स का होगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। राइट, तो ये तो बहुत बढ़िया और अपने आप में एक उत्तम सलाह। पहली बार की कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप 25 लाख या जो भी है उस पर थोड़ा बहुत लोन करके एक रेजिडेंशियल यूनिट खरीद सकते हैं, बाकी का पैसा आप रीट में डाल सकते हैं और जो दोनों का कंबाइंड आपको रिटर्न आएगा वो बड़ा शानदार होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और क्योंकि असलम साहब से बात हो ही गई है और हम एक दिन रीट का स्पेशल लेकर आते हैं और आप सभी दर्शकों को समझाने की कोशिश होगी कि रीट काम कैसे करता है और जो तमाम दर्शक हैं, जो निवेशक हैं, जो कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं, सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और तमाम झंझटों से बचना भी चाहते हैं तो रीट अब एक बहुत बेहतरीन माध्यम उनके लिए आ गया है। विस्तार से बहुत जल्द हम आपके लिए प्रॉपर्टी गुरु रीट स्पेशल लेकर आएंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन फिलहाल संक्षिप्त में ही आज बात हुई और इसी बीच हमारे लिए वक्त हुआ। हम दे रहे हैं आपके रियल एस्टेट से जुड़े सवालों के जवाब। मोहम्मद असलम साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर आ गए हैं मनजीत सिंह साहब। सर बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे बताइए। सेक्टर 110 है मोहाली में जी, तो वी बुक द 3 BHK फ्लैट, कॉस्ट है उसका 44 लाख बेस्ट प्राइस। यही मैं जानना चाहता था कि फ्यूचर के हिसाब से लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहेगा, दैट इज बेनिफिशियल। और राइट, मोहाली में सैंडवुड्स, राइट राइट, बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो मोहाली सेक्टर 110 बहुत खूबसूरत जगह है मोहाली और इन दिनों तो हम काफ़ी क्रिकेट मैच वहाँ पर देख रहे हैं। आपकी पंजाब की टीम भी खेल रही है, IPL चल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम लोकेशन की बात करें, देखिए मोहाली में बहुत बातें होती थी एक समय पे खूब, लेकिन ये हुआ कि सप्लाई आई और फिर उस हिसाब से टर्न अराउंड नहीं हुआ। क्या मोहाली में आज भी वही सिचुएशन है या कुछ बदलाव आए हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है, लेकिन हाँ जो एंड यूज़र हैं या जो आज देख रहे हैं उसमें, जैसे इन्होंने ही लिया है तो उनको एक 44 लाख में 40 लाख में 3 BHK मिल गया है। राइट, तो मुझे लगता है चंडीगढ़ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है और मोहाली इज़ लाइक एज गुड एज चंडीगढ़, मतलब वो वैसा ही है। तो जो लोग थोड़ा सा ट्रैवल टाइम अपना कर सकते हैं तो मोहाली उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और जो फ्यूचर में अगर आप ओवरऑल, जैसे ये मोहाली था, ज़ीरकपुर था एंड ऑल दैट, उस पर मोहाली का हमेशा प्रोमिनेंस रहा है। तो मुझे लगता है मोहाली के लिए आने वाला टाइम, जो हम ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट की बात कर रहे हैं कि वो इम्प्रूव हो रहा है और अच्छा रहेगा, तो मोहाली के लिए वो अच्छा है।
और अगर सेक्टर 110 की बात करें तो एक अपकमिंग लोकेशन है मोहाली का, और प्राइस इसलिए उनको अभी भी रीजनेबल मिल रहा है वहाँ पे, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी अदर पार्ट ऑफ द सिटी से काफ़ी अच्छी है। स्कूल्स और कॉलेजेस लाइक खालसा कॉलेज या खालसा स्कूल वगैरह या चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वगैरह, ये सब काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में है। हॉस्पिटल और आई थिंक जो ये अपना ईटरीज और आप कहें कि एक मॉल और रिटेल जो पूरा बाजार वगैरह है वो भी काफ़ी कनेक्टिविटी वाइज काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है डिसीजन अच्छा है उनका। ये डेवलपर जो हैं उन्होंने 2004 से काम शुरू किया है, कुछ आई थिंक 4 डिलीवर कर दिए प्रोजेक्ट और 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ओवरऑल उनका नाम ठीक ठाक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। रेस्ट तो हम हमेशा कहते हैं कि रेरा में चेक कीजिए आप अपने जो भी आपके डाउट्स हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इनको बने रहना चाहिए और फ्यूचर में आई थिंक अच्छे रिटर्न इनको मिलेंगे। राइट, तो आप सर बने रहिए इसके अंदर मंजीत सिंह जी, और अच्छी जगह आपने फ्लैट लिया है, घर लिया है, और आगे हम मानते हैं कि मोहाली थोड़ी दिन के लिए कुछ टाइम से ज़रूर ये सबड्यूड मार्केट रहा, लेकिन अब जिस तरह की चीज़ें हैं यहाँ से वो बेहतरी की तरफ जाएगा ये उम्मीद करते हैं। तो बने रहिए, कुल मिलाकर ये सलाह है आपके लिए। चलिए अब हमारे साथ पुणे से अगली कॉलर जुड़ गई हैं, सीमा जी। बहुत स्वागत है आपका सीमा जी, क्या जानना चाहेंगी आप? नमस्ते सर। सर हमारा एक फ्लैट है नासिक में है। ओके। वृंदावन गार्डन्स करके प्रोजेक्ट है और निर्माण ग्रुप का है ये। ठीक है। और 2013 में हमने वो परचेस किया था। राइट। और परचेस किया तब उसके प्राइस था 14 लाख एक्सक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी। और अभी हम लोग वो सेल करने का सोच रहे हैं। तो क्या ये सही समय है उसको सेल करने का, या फिर एप्रिसिएशन उस जगह पे होगा या नहीं? तो आप हमें ये बताएं कि जब आप सेल करने का सोच रही हैं तो क्या कोई खरीदार मिला, और तो मिला है तो आपको कितने पैसे ऑफर कर रहे हैं? नहीं सर, खरीदार अभी तो मिला नहीं है, हमने वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा। सेल करना है कि नहीं यही बस कंफ्यूजन है, क्योंकि एप्रिसिएशन वहाँ पर थोड़ा ही हुआ है अभी तक। ओके, हाँ, वही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके 14 लाख कुछ 20 लाख हो गए हैं, 22 लाख हो गए हैं, तो शायद सोचना चाहिए। अगर वो 14 के 15 ही हुए हैं, 15.5 16 हुए हैं, तो क्या ऐसे में सेल करना चाहिए? कुछ सवाल रहेंगे, या क्या करना चाहिए इसमें आगे अगर आप रीइन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं? सर क्या 2013 की इनकी खरीदारी है नासिक में, और इनको लग रहा है कि एप्रिसिएशन ज़्यादा हुआ नहीं है, अब इसमें निकल के कहीं और जाएं या बने रहें, क्या करें? नहीं, मुझे लगता है नासिक में तो बिकॉज ये पूना को बिलोंग करती हैं, तो आई थिंक पूना में उनको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। वो कहना सही है इनका कि 2013 या 2011-12 में नासिक के लिए काफ़ी उम्मीदें थी। इनफैक्ट 2006 से ही उम्मीदें थी। हाँ, हम काफ़ी बात भी करते थे ये गोल्डन ट्रायंगल की बात थी जो पूना, नासिक और मुंबई के बीच में करेगा। तो लेकिन उसमें क्या हुआ, पूना में इतना ज़्यादा प्रोमिनेंस रहा कि नासिक डेवलप ही नहीं हो पाया एक्चुअली, क्योंकि पूना में काफ़ी फैक्टर्स हैं, एजुकेशन और काफ़ी चीज़ें हैं जो उसको सक्सेसफुल बनाती हैं सिटी वाइज। लेकिन नासिक में इकोनॉमिक ड्राइवर्स का सबसे बड़ा इशू रहा है। तो मोस्टली इंडस्ट्रियल बेस्ड सिटी है, आईटी वगैरह वहाँ इतना गया नहीं है, एजुकेशन हब इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ज़्यादातर लोग नासिक से पूना आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो काफ़ी पूना और मुंबई के डेवलपर्स ने वहाँ ट्राई भी किया, लेकिन आई थिंक इतना सक्सेस उन्हें नहीं मिला है। तो ओवरऑल सिटी अपने आप में ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, जैसे पूना से इन लोगों ने नासिक में बाई किया था एप्रिसिएशन के उसमें, वो आई थिंक नहीं फुलफिल हुआ, और वो आगे भी ऐसा नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है क्योंकि ये पूना को बिलोंग करते हैं, तो आई थिंक आपको वहाँ बेच देना चाहिए, और फिर आप अच्छा कोई भी इन्वेस्टमेंट, पूना में बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं और पूना अच्छा कर रहा है और फ्यूचर में उसके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। बल्कि आपको इन्वेस्टमेंट में एप्रिसिएशन ज़्यादा अच्छा पूना में मिलेगा, तो आपको वो बेच के पूना में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। राइट सीमा जी, तो जो आपकी ब्रॉड क्वेश्चन थी कि ये आप ठीक सोच रही हैं कि यहाँ से निकल जाएं, 14 लाख रुपए में खरीदा था, जितने भी मिल जाएं उसके ऊपर अगर आप यहाँ से निकलती हैं और पूना में री इन्वेस्ट करती हैं इस पैसे को, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब पूना के ऑप्शंस आप एक बार खुद भी देखें, दोबारा हमें लिखें, फिर विस्तार से बात कर लेंगे। लेकिन अभी आपके लिए जो एक ब्रॉड लाइन है डिसीजन की, वो ये कि आप इस प्रॉपर्टी से निकलें और फिर इसे पूना में री इन्वेस्ट करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। नासिक में फिलहाल ज़्यादा अप्रिसिएशन की उम्मीद आप यहाँ से ना करें। चलिए, हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं, और अब हमारी अगले कॉलर भी आ गए हैं। दिल्ली से राजेश गुप्ता साहब हमें कॉल कर रहे हैं। राजेश जी, क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम राजेश गुप्ता जी। मेरा 200 गज का एक रेजिडेंशियल प्लॉट है, एल एक्सटेंशन मोहन गार्डन उत्तम नगर में, ओके, जो जी कैटेगरी में है। ठीक है। तो आई हैव परचेज 15 to 20 years बैक, एंड उसमें जीपीए रजिस्टर्ड है।
So I want to know what is the current price and should I hold the same or sell it and reinvest in some other property? अच्छा, And also as it is GPA registered, so if property is getting registered, अगर रजिस्ट्री हो रही है तो मेरे को रजिस्ट्री करानी चाहिए, and what is the benefit of that? So I want to know your expert ठीक है advice. जी। काफ़ी लंबे समय तक आपने संभाल के रखा इसे, अब क्या करना चाहिए, क्या इससे बेच कर निकलना चाहिए या फिर रजिस्ट्री करा के रखना चाहिए अपने पास, ज़रूर आपको सलाह देंगे। सर क्या इनके लिए बेहतर होगा? मुझे लगता है इनका तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो गया ये, क्योंकि उत्तम नगर में अभी 60,000 to 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का मतलब गज का चल रहा है भाव वहाँ पे। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इन्होंने अगर काफ़ी दिन पहले ख़रीदा होगा तो इनको एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन उसमें आ गया होगा। सो मुझे लगता है कि आपको इस टाइम, क्योंकि एनसीआर में ही आप रहते हैं, तो एनसीआर का मार्केट ऐसा है कि बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इसका भाव डेफिनेटली बढ़ गया है, लेकिन अभी यहाँ से कितना बढ़ेगा वो कहना मुश्किल है। मुझे लगता है लास्ट 3 ईयर्स से तो कुछ भाव बढ़ा नहीं है उत्तम नगर का। अगर हम ये प्लॉट्स की बात करें तो ये इसी पे स्टैग्नेंट है एक्चुअली। तो अच्छी सलाह यही रहेगी इनके लिए कि ये इसको बेच दें अच्छे बायर्स को, और जो पैसा आता है उसको या तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में डाल के उसको अपना पोर्टफोलियो बढ़ा लें। जैसे हमने अभी बात की कि रीट में डालें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में डालें या रीट में डालें, या फिर और अच्छे प्रॉपर्टीज़ जो अवेलेबल हैं आज की डेट में अच्छे रेट्स पे और अच्छे एरियाज़ में रेडी प्रॉपर्टी लें और उसको रेंट पे दे दें। सो एक अच्छा पोर्टफोलियो उनका बन सकता है इस पैसे से जो उनको आएगा। रही बात इनकी जीपीए की, तो अगर जीपीए में रजिस्टर्ड है तो इस गुड थिंग, उनको फिर दोबारा रजिस्ट्री करने की ज़रूरत नहीं है और उसमें ट्रांसफ़र में भी इजी हो जाता है इसका। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जीपीए का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में बात करते तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी का अब अप्रिसिएशन थोड़ा मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिखता है, तो ये लास्ट 3 ईयर से नहीं हुआ है। तो जो अगर आपको अच्छा प्राइस यहाँ मिलता है तो बेच के और दूसरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो अभी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल हैं वो ले लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर रोहित जी आ गए हैं फोन लाइन पर। रोहित जी बहुत स्वागत है आपका। आपका क्या सवाल होगा? हेलो। हाँ जी। एक्चुअली मैंने पुणे में गंगा लीजेंड में 2015 में एक स्मार्ट 2 BHK फ्लैट खरीदा था। ओके। तो वो मैंने गार्डन फेसिंग और फ्लोर राइज पकड़ के 897 स्क्वायर फीट का फ्लैट 70 लाख में ऑलमोस्ट खरीदा था, और उस पे उनकी 40% लोडिंग थी। ओके। तो 640 के आसपास कुछ कारपेट है उसका। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि कुछ दिनों बाद मीन्स अभी वो काफी कम में वही फ्लैट बेच रहे, काफी कम पैकेज में, ऑलमोस्ट 7-8 लाख के कम पैकेज में वो बेच रहे। ठीक है। जब मैंने खरीदा तो मैंने स्टैम्प ड्यूटी और सब भर के 70 लाख पे किए थे, लेकिन जब मैं अभी सेल करने की सोच रहा हूँ तो ब्रोकर बोल रहे कि अब बिल्डर ही ऑलरेडी 63-62 में बेच रहे हैं, तो आपको कितना मिलेगा मिल के? तो हम ऑलमोस्ट इन 10 लाख लॉस है। ओके। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए। नहीं, बड़ी दुविधा है, समझ सकते हैं, और ऐसा कई प्रोजेक्ट्स में देखा गया पहले भी, और अगर आपके साथ हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन करना क्या चाहिए ऐसे में जब आपका बिल्डर ही दाम गिरा देता है और आप एक निवेशक की तरह हैं वहां पर और आपको अपना भाव नहीं मिलता है? सर ऐसे में क्या करना चाहिए एक निवेशक को? एक्चुअली और कोई बात होती तो डिफरेंट होता था, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट की बात करें वो गोयल गंगा डेवलपमेंट्स का है, विच इज़ काफ़ी रेप्यूटेड लोग हैं वो लोग, और जितना हमारी नॉलेज है, जितना हमने देखा है, तो उनका प्राइस गिरा नहीं है उससे 70। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत कह रहे हैं, लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि जो ब्रोकर्स होते हैं बीच में वो डेवलपर्स को ये थोड़ा लगा के, आई डोंट नो कि ये पूना में रहते हैं या नहीं, या उस एरिया में इन्होंने खुद ड्यू डिलिजेंस किया है या नहीं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको अगर भाव गिराना है, जैसे आप, मेरे पास क्लाइंट है वो 60 लाख में ही है, तो वो बोलेंगे डेवलपर ही नहीं देता है तो आप इतने में ही दे दीजिए। और वो क्या होता है कि कई बार हम लोगों को आधी नॉलेज होती है, और आजकल तो डेवलपर एक ऐसा नाम है कि आप ब्लैंकेट डेवलपर की गलती है, तो हर बार डेवलपर की गलती नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा हो रहा हो, तो आपको इसमें सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप डेवलपर के ऑफिस में जाइए। जैसे मैंने बोला है, वो डेवलपर एक रेप्यूटेड डेवलपर हैं, पूना के टॉप 3 या 5 में आते हैं, उनके पास जाइए, उनके सामने अपनी समस्या रखिए और वो डेफिनेटली आपको वे आउट देंगे इसमें। ये भी हो सकता है कि आपका जो भाव है और आप बेचना ही चाहते हैं, तो हो सकता है वो आपके बिहाफ पे बेच दें और आपको वो प्राइस भी दिला दें। तो
इंस्टेड ऑफ आप ब्रोकर्स की ही बारे में सुने, थोड़ा जाके उनकी भी स्टोरी सुनिए, क्योंकि डेवलपर्स डेफिनेटली करते हैं कि जब भाव मार्केट नहीं गिर रहा है तो उनका भी बिजनेस है, उनको बेचना है तो वो डिस्काउंट देते हैं। राइट। तो जब आपने लिया होगा तो हो सकता है उस टाइम प्राइस और होगा, और उसके बाद उन्होंने बढ़ाए होंगे प्राइस, आपको एक अच्छे प्राइस में मिल गए तो दे डोंट कम बैक टू यू कि अब प्राइस बढ़ गया, आप ज़्यादा दीजिए मुझे। तो उसी तरह अभी वो गिर गया है तो उन्होंने किया होगा, लेकिन ऐसे में पूना के डेवलपर्स मैंने देखा है कि वो सेफगार्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग अपने बायर्स का। तो आप डेफिनेटली, मैं पूरी उम्मीद है कि आप जाएंगे तो गोयलगंगा डेवलपमेंट मैनेजमेंट से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए ऐसा है तो डेफिनेटली कोई वे आउट निकलेगा। सिर्फ ब्रोकर की बात पे ना जाए। तो चलिए इसी सलाह के साथ हमारे लिए आज वक्त हो रहा है समाप्त फिलहाल इस एपिसोड के लिए, लेकिन जाने से पहले मसलम साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आपसे हमेशा की तरह यही गुजारिश होगी कि आप हमें pg@moneycontrol.com पर अपनी इंक्वायरीज, अपने सवाल, अपनी समस्याएं सब भेज सकते हैं। बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, सवाल है, उलझन है, उनका सही और सटीक जवाब, सॉल्यूशन आप तक लेकर आएं और आपकी मदद करें। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।